आखिर क्यों ट्रक ड्राइवर्स रात होते ही इतनी तेज स्पीड में ट्रक चलाने लगते हैं? इसका रीजन ये है कि जो ड्राइवर्स रात में लॉन्ग रूट चलाते हैं, उनके अपने कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर रास्ते में कोई अनजान आदमी या औरत ट्रक रोकने की कोशिश करे, तो उसे किसी भी हाल में ट्रक पर नहीं बिठाना चाहिए। बस एक्सेलरेटर दबाकर वहां से निकल जाना चाहिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कभी भी पैसों या खूबसूरती के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर सफर को बिना किसी मुसीबत के पूरा करना है, तो रास्ते में पड़ा पैसा मत उठाओ और किसी खूबसूरत औरत के जाल में मत फंसो। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकिंग का सबसे खतरनाक रूट चुन लिया था। इस रूट पर मेरी कंपनी के पहले ही 3 ड्राइवर्स के साथ हादसे हो चुके थे। उसके बाद कोई भी इस रूट पर ट्रक चलाने की हिम्मत नहीं करता था। बॉस भी इस रूट को बंद करने वाले थे, लेकिन मैंने खुद ये रूट ले लिया क्योंकि इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा था। मैं कई महीनों तक इस रूट पर ट्रक चलाता रहा और मेरे साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन बहुत जल्दी कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। आखिर आमतौर पर हर ट्रक में 2 ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन इस रूट पर सिर्फ मैं ही चलाता था। इसलिए मेरे ट्रिप्स भी सबसे ज्यादा होते थे और मुझे किसी के साथ अर्निंग शेयर भी नहीं करनी पड़ती थी। सारे पैसे सीधे मेरी पॉकेट में आते थे और नेचुरली लोग मुझसे जलने लगे। बॉस का साला सुनहाव एक दिन अचानक खुद ही बोला कि वो मेरे साथ हेल्पर बनकर चलेगा। ये लड़का बचपन से ही बदतमीज और जिद्दी था। अगर मैं मना करता तो आगे मेरी कंपनी में चैन से रहना मुश्किल हो जाता। एक पुराने ड्राइवर ने चुपके से मुझे समझाया, पागल है क्या? ये लोग तुझे रूट सिखवाकर बाद में निकाल देंगे। मैंने बस हाथ हिला दिया। इस लाइन में रहना है तो दांत मजबूत होने चाहिए। वैसे भी मुझे शुरू से ही सुनहाव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये रूट ज्यादा लंबा नहीं था, 2 दिन में पूरा राउंड ट्रिप हो जाता था, लेकिन आधा सफर पहाड़ी रास्ते से गुजरता था। पूरा रास्ता सुनहाव चुपचाप और खोया खोया सा बैठा रहा। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो अंदर ही अंदर डरा हुआ था। शाम होने के करीब आसमान पूरी तरह काले बादलों से भर गया और कुछ ही देर बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा, सुनहाव, बारिश में माउंटेन रोड और भी डेंजरस हो जाती है। आगे पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवा लेते हैं, फिर थोड़ी देर बारिश रुकने का वेट करेंगे। मैंने सामने आ रही लुडुवान माउंटेन रेंज की तरफ देखा और सिर हिला दिया। ये पूरे रूट का सबसे डेंजरस सेक्शन था। पहाड़ बहुत खतरनाक थे, कभी भी ऊपर से पत्थर गिर सकते थे और बारिश में तो ये रोड और भी रिस्की हो जाती थी। मैं ट्रक को मोड़कर पेट्रोल पंप के अंदर ले गया। तभी एक औरत भाग कर आई और हमारा टैंक फुल कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, वो सामने जो नूडल शॉप है वो मेरी है। मैं आप दोनों के लिए गर्म नूडल्स बना देती हूँ। बारिश भी वहीं रुक जाएगी। मैं उसकी उंगली की डायरेक्शन में देखने लगा। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में 2 पुराने सिंगल स्टोरी मकान पॉपुलर के पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे। मैं इतने महीनों से इस रूट पर ट्रक चला रहा था, लेकिन मैंने पहले कभी इस जगह कोई नूडल शॉप नोटिस ही नहीं की थी। उस वक्त शॉप के अंदर हमारे अलावा कोई कस्टमर नहीं था। हम दोनों ने पोर्क इंटेस्टाइन नूडल्स ऑर्डर कर दिए। नूडल सर्व करने के बाद वो औरत धीरे से मेरे पास आकर झुक गई। भैया, और कुछ चाहिए क्या? उसकी एज ज्यादा नहीं थी, लगभग 170 सेंटीमीटर लंबी थी, पतली और काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकिंग करते हैं वो सब जानते हैं कि ये काम कितना बोरिंग और थकाने वाला होता है। इसी वजह से कुछ औरतें हाईवे के आसपास ऐसे ही मौके का वेट करती रहती हैं। जब मैं नया नया ड्राइवर बना था, तब मेरे मास्टर ने मुझे 2 सबसे इंपॉर्टेंट रूल सिखाए थे। पहला, रास्ते में अगर कोई अनजान आदमी या औरत ट्रक रोकने की कोशिश करे तो उसे कभी ट्रक में मत बिठाना। और दूसरा, कभी भी लालच मत करना, ना पैसों का ना औरतों का। अगर जिंदा और सलामत घर पहुंचना है तो रास्ते में पड़ा पैसा मत उठाओ और किसी खूबसूरत औरत को हाथ तक मत लगाना। मैंने सालों तक इन दोनों रूल्स को कभी नहीं तोड़ा। इसी वजह से चाहे रूट कितना भी डेंजरस रहा हो, मैं हमेशा ठीक ठाक वापस लौट आया। मैं अपनी कुर्सी थोड़ा पीछे खिसकाकर उस औरत से डिस्टेंस बनाया। फिर मैंने पूछा, यहां सबसे महंगा डिश कौन सा है? वो औरत फिर मेरे और करीब आ गई। ये छोटा सा माउंटेन रेस्टोरेंट है, खास कुछ नहीं है, बस हमारा कोल्ड मिक्स्ड पिग स्टमक काफी फेमस है। मैंने मेन्यू बंद कर दिया और थोड़ा और पीछे हट गया। ठीक है, एक कोल्ड पिग स्टमक और एक प्लेट पिग हेड मीट ले आओ। मैंने जानबूझकर शॉप के 2 सबसे महंगे डिशेज ऑर्डर किए। मेरा मतलब ये था कि उसकी अर्निंग भी हो जाए और मैं पोलाइटली उसकी बात भी रिजेक्ट कर दूं। अक्सर लोग इतना समझ जाते हैं। लेकिन उसने सिर्फ ठीक है कहा और वहीं खड़ी रही। फिर धीरे से बोली, भैया, आप बहुत जगह घूमते होंगे, क्या आप ट्रिंग थोंग फात नाम के किसी आदमी को जानते हैं? मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर सर हिला दिया। नहीं, कभी नाम भी नहीं सुना। तुम खाना ले आओ। उसके चेहरे पर साफ डिसअपॉइंटमेंट दिख रही थी।
फिर वो चुपचाप किचन में चली गई। शायद मौसम की वजह से, पता नहीं क्यों, मुझे उस रेस्टोरेंट के अंदर अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। सारी टेबल्स और चेयर्स बहुत पुरानी थी और पता नहीं क्यों हर चीज धुंधली सी लग रही थी, जैसे पूरा रेस्टोरेंट किसी पतले पर्दे के पीछे हो। उधर सुन हाओ बार बार किचन की तरफ झांक रहा था। फिर उसने आंख मारकर मुझे सिग्नल दिया, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब खाना सर्व हुआ, सुन हाओ बड़ा ही जेंटलमैन बनकर प्लेट लेने लगा और मौका देखते ही उसने उस औरत का हाथ छू लिया। फिर हंसकर बोला, सुनो, ये ट्रिंग थोंग फात तुम्हारा क्या लगता है? उसे क्यों ढूंढ रही हो? ये सुनते ही औरत की आंखें चमक उठीं। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, आप उन्हें जानते हैं? सुन हाओले अपनी धोड़ी को सहलाते हुए उस औरत को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी नजर बिल्कुल बेशर्म थी। औरत तुरंत उसका मतलब समझ गई और बिना झिझक उसके और करीब आ गई। लेकिन सुनहाओ अचानक चुपचाप नूडल्स खाने लगा। एक शब्द भी नहीं बोला, बस मुझे अजीब सी मुस्कान के साथ देखने लगा। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो किसी ट्रिंग थोंग फात को बिल्कुल नहीं जानता। वो सिर्फ उस औरत के साथ मजाक कर रहा था। अब वो औरत सच में बेचैन हो गई। उसने जल्दी से पूछा, प्लीज बताइए, वो अब कहां है? सुनहाओ ने नूडल्स खाते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले खाना खत्म करने दो। औरत समझ गई कि वो जानबूझकर भाव खा रहा है। उसने सीधा अपनी शर्ट का एक बटन खोल दिया और जाकर सुनहाओ की गोद में बैठ गई। मैं और कोई मुसीबत नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत बात काट दी। ये पिग स्टमक काफी टेस्टी है, एक पार्सल भी बना देना। फिर मैंने सुनहाओ की तरफ देखकर कहा, आज का खर्चा मेरी तरफ से है, ये घर ले जाना, भाभी और बच्चे भी खा लेंगे। वो औरत मुझे अजीब सी नाराज नजर से देखने लगी। मैं हंसकर बोला, बेचारे की बीवी और बच्चे घर पर वेट कर रहे होंगे। खाना खत्म होने के बाद भी बारिश बंद नहीं हुई। मैं कुर्सी पर पीछे टिककर आंखें बंद करके थोड़ी देर आराम करने लगा। पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई, लेकिन कुछ देर बाद तेज ठंड की वजह से मेरी नींद खुल गई। जैसे ही मैंने आंखें खोली, पूरा रेस्टोरेंट अंधेरे में डूबा हुआ था और अंदर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैंने घड़ी देखी, रात के 11 बजे से भी ज्यादा हो चुके थे। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ बहुत गलत है। मैंने जोर से आवाज लगाई, हाओ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसी पल मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और तब मुझे महसूस हुआ घर के अंदर का टेम्परेचर पहले से बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका था। यहां तक कि पूरे घर में इंसानों वाली गर्माहट का एक भी एहसास नहीं था। रूम का हर फर्नीचर पहले से भी ज्यादा पुराना लग रहा था। दीवार पर लगे पोस्टर्स भी कई साल पुराने डिजाइन के थे। तभी मेरी नजर अंदर वाले कमरे पर पड़ी। उसके अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी और साथ ही एक औरत की तेज सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं बिना रुके सीधा उस कमरे की तरफ चल दिया। चलते हुए जोर से चिल्लाया, सुनहाओ। अगले ही पल सुनहाओ अपनी बेल्ट बांधता हुआ बाहर निकला। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मैंने भौएं चढ़ाकर ठंडे लहजे में कहा, बारिश रुक गई है, अब हमें तुरंत निकलना होगा। सुनहाओ ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और नाराज सा चेहरा बनाए मेरे साथ बाहर आ गया। तभी वो औरत भी भागती हुई हमारे पीछे आ गई। उसने बेचैन होकर पूछा, भैया, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ज़ेंग थोंग फाक कहाँ है? सुनहाओ ने बिना कुछ सोचे अपनी पॉकेट से 200 रुपए निकाले और उस औरत के हाथ में रख दिए। फिर हंसकर बोला, बेड पर आदमी जो बोलता है उस बात पर भी कोई यकीन करता है? कितनी भोली हो तुम, मैं चलता हूं। ये सुनते ही उस औरत का चेहरा एक पल में बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा था या दर्द, मैं समझ ही नहीं पाया, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी और बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही हो। मैंने बिना कुछ कहे सुनहाओ का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले आया। बारिश के बाद पूरा रास्ता कीचड़ से भर चुका था। रोड पर एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। जब हम लूडवान माउंटेन के पास पहुंचे तब रात के 12 बज चुके थे। इस एरिया की माउंटेन रोड बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी। पहाड़ों से तेज हवा चीख रही थी। मुझे अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ ट्रक चलाना पड़ रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि आज मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, मेरा दिमाग भारी ही लग रहा था। हर कुछ मिनट बाद आंखें बंद होने लगती थीं। उधर सुनहाओ पैसेंजर सीट पर सिर एक तरफ झुकाए कब सो गया उसे खुद भी पता नहीं चला। मुझे समझ आ गया, इससे कोई मदद मिलने वाली नहीं है। मैंने नींद भगाने के लिए लहसुन की एक कली मुंह में डाल ली। लगभग रात के 1 बजे जब ट्रक पहाड़ के बीचों बीच पहुंचा तब अचानक ट्रक बंद हो गया। मैंने सुनहाओ को जगाया और हम दोनों नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगे।
हमने ट्रक का फ्रंट कैबिन उठाकर पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम देख लिया, लेकिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिली। अब हमें कैबिन वापस नीचे करके ट्रक स्टार्ट करना था। नॉर्मली 5th व्हील का लॉकिंग पिन खुद ही अपनी जगह आ जाता है, लेकिन आज वो बिल्कुल भी वापस नहीं आ रहा था। हम दोनों ने मिलकर उसे हाथ से धक्का दिया, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो वो लॉक ही नहीं हो रहा था। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। थोड़ी दूर एक छोटी सी आग जलती हुई दिखाई दी। मैंने सोचा शायद कोई और ट्रक ड्राइवर सिगरेट पी रहा होगा। सुनहाव ने भी उसे देख लिया। वो बोला, मैं उस भाई को बुलाकर लाता हूं, वो थोड़ी हेल्प कर देगा। ये कहकर वो चल दिया। लेकिन अजीब बात ये थी, आग तो सीधा सामने थी, लेकिन सुनहाव सीधा पहाड़ के किनारे की तरफ चलने लगा। मुझे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। कहां जा रहा है तू? लेकिन सुनहाव ने मेरी बात जैसे सुनी ही नहीं। वो बस सीधा खाई की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। मैंने बिना सोचे उसके 2 जोर के थप्पड़ लगा दिए। तब जाकर उसका पूरा जिस्म ढीला पड़ गया। मैं उसे खींचकर ट्रक के पास लाया। तब मैंने देखा उसकी आंखें पूरी उलट चुकी थीं, सिर्फ सफेद हिस्सा ही दिख रहा था। मैं तुरंत उसे कैबिन के अंदर खींचकर ले गया और काफी देर तक उसके गाल पर थप्पड़ मारता रहा। तब कहीं जाकर उसे होश आया। उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। वो डरते हुए बोला, ब्रदर चेंग, अभी क्या? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बीच में ही उसकी बात काट दी। ज्यादा मत सोच, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर मैंने मंदिर से लाया हुआ लाल धागा उसके गले में बांध दिया। थोड़ी देर आराम कर, मैं बाहर देखकर आता हूं। तब तक वो आग भी गायब हो चुकी थी। मैंने 3 सिगरेट जलाईं, चारों दिशाओं की तरफ हाथ जोड़कर झुक गया और धीरे से बोला, हमारे ट्रक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। हम ईमानदार लोग हैं। घर पर हमारा परिवार हमारा इंतजार कर रहा है। मेहरबानी करके हमें जाने दो। मैंने एक पत्थर के सहारे वो 3 सिगरेट जमीन में खड़ी कर दी। हैरानी की बात यह थी, वो सिगरेट बहुत ही तेजी से जलने लगी। फिर मैंने दोबारा लॉकिंग पिन को धक्का दिया। क्लिक। इस बार लॉक तुरंत अपनी जगह पर आ गया। मैं वापस ट्रक के अंदर बैठ गया। सुनहाव ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो धीरे से बोला, ब्रदर चेंग, अभी क्या आप बात कर रहे थे? मैंने उसका हाथ हटा दिया। इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, वहां कोई नहीं था, फालतू मत सोच, चलते हैं। उसके बाद का सफर काफी स्मूथली निकल गया। बस सुनहाव पूरे रास्ते नॉर्मल नहीं हो पाया। अगले दिन दोपहर के करीब हम डिलीवरी यार्ड पहुंच गए। ओल्ड फैंग ने लोगों को बुलाया और सामान उतरवाने लगा। फिर उसने ट्रक के अंदर झांक कर पूछा, अरे ये नया हेल्पर है क्या? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मेरा हेल्पर है, बॉस का साला है, नाम सुनहाव। ओल्ड फैंग अचानक हंस पड़ा। क्या बात है, अभी अभी शादी लगती है, इतना प्यार है कि ट्रक चलाते वक्त भी दुल्हन को साथ लेकर घूम रहा है। उसकी बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सर्दी की लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत पूछा, आप क्या कह रहे हैं, कौन सी दुल्हन? ओल्ड फैंग ने सीधा ट्रक के अंदर उंगली दिखाई और मुस्कुराते हुए बोला, अरे वही तो, सुनहाव की गोद में बैठी हुई है, समझ तो रहे हो ना? लेकिन ट्रक के अंदर तो सिर्फ सुनहाव ही बैठा था। मैं तुरंत ओल्ड फैंग का कॉलर पकड़कर बोला, वो औरत दिखती कैसी है? ओल्ड फैंग को लगा मैं मजाक कर रहा हूं। उसने मेरा हाथ हटा दिया और बोला, पागल हो गया है क्या, अपनी ही दुल्हन को पहचानता नहीं? ये कहकर वो वापस सामान उतरवाने चला गया। जाते जाते उसने ट्रक के अंदर हाथ हिलाकर आवाज लगाई, श्याओ गो, अपनी भाभी को नीचे ला, एक कप चाय पिलाते हैं। उसी पल मुझे समझ आ गया, सुनहाव के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। सामान उतरते ही मैंने 1 सेकंड भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा और तुरंत ट्रक वापस मोड़ दिया। पूरे रास्ते सुनहाव की हालत और खराब होती गई। उसका चेहरा हरा पड़ चुका था, होंठ बिल्कुल सफेद थे और वो बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। जब हम दोबारा उस पेट्रोल पंप के पास से गुजरे तो मैंने ध्यान से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ देखा और मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं, क्योंकि वहां कोई नूडल शॉप थी ही नहीं। जब हम कंपनी वापस पहुंचे तब तक सुनहाव को तेज बुखार चढ़ चुका था। वो बेहोशी में लगातार कुछ न कुछ बक रहा था। मैंने उससे जोर से चुटकी काटी, लेकिन उसने जैसे दर्द महसूस ही नहीं किया। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं था। मैंने पूरी रात की घटना उसके जीजा को बता दी। थोड़ी देर बाद उसके घर वाले आकर उसे घर ले गए। उस दिन के बाद सुनहाव कभी कंपनी वापस नहीं आया। मैंने बॉस से उसके बारे में पूछा। बॉस ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, हमने बहुत से तांत्रिक और बाबा बुलाए, लेकिन किसी का भी कोई असर नहीं हुआ। वो बस ऐसे ही आधी बेहोशी में पड़ा रहता है। धीरे धीरे नया साल भी पास आ गया।
मैं एक दिन उसे देखने उसके घर गया। सिर्फ आधे महीने के अंदर ही उसका पूरा शरीर इतना दुबला हो चुका था कि पहचानना मुश्किल था। वो बस बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे नहीं पता, मैं सच में उसे नहीं जानता, मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना। उसके घर वालों ने जितने भी तांत्रिक और पूजा पाठ करने वाले लोग मिल सकते थे सबको बुलाकर देख लिया। हर कोई सिर्फ एक ही बात कहता, ये आम बीमारी नहीं है, ये किसी बुरी चीज का असर है। लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। जल्द ही साल का आखिरी दिन आ गया। मैं न्यू ईयर का गिफ्ट लेकर अपने गुरुजी से मिलने गया। मैंने उन्हें सुनहाव के साथ हुई सारी घटना बता दी। मेरी बात सुनने के बाद गुरुजी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ये बात मुझे बहुत पहचानी सी लग रही है। फिर उन्होंने अपनी पुरानी याद सुनानी शुरू की। कई साल पहले जब वो भी ट्रक चलाते थे, तब भी लुडवान माउंटेन के उसी रास्ते पर उनकी मुलाकात एक औरत से हुई थी। उस औरत के हाथ में एक पुरानी फोटो थी। वो हर आने जाने वाले से सिर्फ एक ही सवाल पूछती थी, क्या तुमने इस फोटो वाले आदमी को कहीं देखा है? गुरुजी ने बताया, फोटो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसमें आदमी का चेहरा तक पहचानना नामुमकिन था। वो औरत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। जो भी उससे उस आदमी के बारे में जरा सी भी इंफॉर्मेशन देता, वो उस आदमी को अपने साथ कुछ भी करने देती। गुरुजी ने गहरी सांस लेकर कहा, यह बहुत पुरानी बात है, पता नहीं इसका सुनहाव से कोई कनेक्शन है या नहीं। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, मैं तुझे एक आदमी का पता देता हूं, उस लड़के को उसके पास ले जा। अगर वो भी कुछ नहीं कर पाया तो समझ लेना इस लड़के को कोई नहीं बचा सकता। गुरुजी ने पूरी जिंदगी ट्रक चलाया था, इसलिए उनकी पहचान भी बहुत लोगों से थी। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात समझाई, उस आदमी का स्वभाव बहुत अजीब है। उसके सामने हमेशा अदब से रहना और कहना कि तू मेरा शिष्य है। सच कहूं तो मुझे सुनहाव कभी खास पसंद नहीं था, लेकिन आखिर वो भी एक इंसान था। अगर उसे बचाने का कोई रास्ता था तो मैं उसे यूं मरते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने तय किया कि उसे उस बुजुर्ग के पास जरूर ले जाऊंगा। गुरुजी के साथ कुछ पैग पीने के बाद उन्होंने फिर से वही पुरानी बात शुरू कर दी, तू अब 30 साल से ऊपर का हो गया है, अब अपनी जिंदगी के बारे में भी सोच, हर बात की एक हद होती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी गुरुजी, मैं समझता हूं। लेकिन शराब चढ़ते ही गुरुजी फिर डांटने लगे, समझता कुछ नहीं है तू, न शादी करता है न घर बसाता है, बस उस उठाए हुए बच्चे को पकड़कर पूरी जिंदगी निकाल देगा। मैंने चुपचाप उनके ग्लास में दोबारा शराब भर दी और बहुत संजीदगी से बोला, गुरुजी, वो मेरा बेटा है, अगर मैं उसे घर ना लाता तो शायद वो जिंदा ही नहीं बचता। जब मैंने उसे अपनाया था तब से उसकी जिम्मेदारी मेरी है, इस बारे में दोबारा कभी मत कहिएगा। गुरुजी ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और मेरे सिर पर हल्का सा मारा। गुस्से और बेचैनी के साथ बोले, एक आदमी को शादी करके अपना घर बसाना चाहिए। मैंने सिर खुजाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बच्चे को पालने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तुझे अपनी भी जिंदगी देखनी चाहिए। मैं हंसकर बोला, मेरे पिताजी ने भी कभी शादी नहीं की थी, फिर भी मैंने उनकी पूरी जिंदगी सेवा की। गुरुजी कुछ देर चुप रहे, फिर गहरी सांस छोड़ दी। मुझे पता था वो सिर्फ मेरा भला चाहते थे। उनके पास से निकलकर जब मैं घर पहुंचा तो मेरा बेटा पहले ही खाना बनाकर मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है और मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल होगी, लेकिन वो मेरा असली बेटा नहीं है। मैंने उसे सड़क से उठाया था। उस वक्त वो सिर्फ 5 या 6 साल का था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी, उसके दांत और जीभ दोनों नहीं थे। सर्दी के मौसम में उसके शरीर पर सिर्फ एक पतला सा कपड़ा था और वो फ्लाईओवर के नीचे भीख मांगने वालों के साथ घूम रहा था। मैंने कुछ पैसे देकर उसे उन लोगों से छुड़ाया और उसे अपने घर ले आया। लोग मुझे बार बार समझाते रहे, ये सब गैंग वाले होते हैं, तुम जैसे बेवकूफ लोगों को ही धोखा देते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बात सोची, चाहे मुझे बेवकूफ ही क्यों ना बनना पड़े, लेकिन मैं उस छोटे बच्चे को वहां और तकलीफ सहने के लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं खुद भी सड़क से उठाया हुआ बच्चा था। इसलिए मैं कभी किसी बच्चे को दर्द में नहीं देख सकता। गुरुजी ने जिस बुजुर्ग का पता दिया था उनका सरनेम शैन था। गुरुजी ने कहा था उन्हें शैन दादा कहकर बुलाना। न्यू ईयर के दौरान ट्रक नहीं चलाना था, इसलिए मेरे पास काफी टाइम था। मैं सुनहाव को लेकर सीधा उनके घर चला गया। मैंने सुनहाव से कहा, तुम बाहर ही रुकना, इधर उधर मत घूमना। ये कहकर मैं अकेला अंदर चला गया। शैन दादा ने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम ओल्ड वू के शिष्य हो? मैंने न्यू ईयर का गिफ्ट उन्हें देते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, जी शैन दादा, आप मुझे श्याओचंग ही बुलाइए। मेरे गुरुजी अब काफी बुजुर्ग हो गए हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकते, इसलिए न्यू ईयर पर मुझे आपसे मिलने भेजा है। हम दोनों चाय पीते हुए काफी देर तक बातें करते रहे। मैंने देखा शैन दादा बहुत ही शांत और अच्छे इंसान थे, तो मैंने धीरे धीरे असली बात छेड़ दी। शैन दादा, आज मैं सिर्फ मिलने नहीं आया, मुझे आपसे एक मदद चाहिए।
उन्होंने हल्की सी नाक से आवाज निकाली और बोले, मुझे पहले ही पता था, ओल्ड वू बिना काम के किसी को मेरे पास नहीं भेजता। बोलो क्या बात है। मैंने उनके कप में दोबारा चाय डाली और पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी। मेरा एक हेल्पर है, कुछ दिन पहले लुडान पर्वत के पास पता नहीं उसने किस चीज को नाराज कर दिया। उस दिन के बाद से वो लगातार बीमार है। मैं चाहता हूं आप एक बार उसे देख लें। शैन दादा ने चाय का एक घूंट पिया, फिर शांत आवाज में पूछा, वो लड़का कहाँ है? मैंने तुरंत जवाब दिया, बाहर इंतजार कर रहा है, मैं अभी उसे अंदर बुलाता हूं। जब सुन हाउ अंदर आया, मैं खुद एक पल के लिए सन्न रह गया। पिछली बार के मुकाबले वो और भी ज्यादा दुबला हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, होंठ नीले पड़ चुके थे और उसकी शक्ल देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो अब भी एक जिंदा इंसान है। शैन दादा ने जैसे ही सुनहाव को एक नजर देखा, उनके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। बिना किसी झिझक के वो जोर से बोले, तुम लोग अभी के अभी यहां से चले जाओ। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूं। अपना सारा सामान उठाओ और निकल जाओ। मैं मान लूंगा कि तुम लोग कभी यहां नहीं आए थे। ये कहकर शैन दादा ने लगभग हमें घर से बाहर ही धक्का दे दिया। साथ ही मेरा लाया हुआ गिफ्ट बॉक्स भी वापस मेरे हाथ में थमा दिया। फिर गुस्से में बोले, और ओल्ड वू से मैं खुद बात करूंगा। जो खुद मुसीबत बुलाता है उसे कोई नहीं बचा सकता। इस लड़के का मामला मेरे बस का बाहर है। बस इसी तरह हमें वहां से निकाल दिया गया। मैंने जो कर सकता था सब कर लिया था। अब अगर कुछ नहीं हो सकता था तो मेरी भी मजबूरी थी। लेकिन सुनहाव की हालत दिन ब दिन और खराब होती गई। आखिर में वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और ठीक से बोल भी नहीं सकता था। नए साल की छुट्टी खत्म होने से पहले मेरे बॉस का फोन आया, श्याओचंग, लुडान पर्वत वाली रूट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। अब इस रूट पर तेरे अलावा कोई चलाने को तैयार नहीं है। अगर तुझे डर लगता है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा। अगर तू नहीं चलेगा तो इस रूट को ही बंद कर देंगे। मैं जानता था बॉस को ये रूट छोड़ते हुए बहुत अफसोस हो रहा था। आखिर प्रॉफिट बहुत ज्यादा था और पैसे से दुश्मनी किसकी होती है। लेकिन इतनी सारी घटनाओं के बाद उन्हें डर था कि शायद मैं भी मना कर दूंगा। इसलिए वो बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते थे। सुनहाव की हालत अपनी आंखों से देखने के बाद ये कहना झूठ होगा कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैं कुछ देर चुप रहा। फिर मैंने बॉस से पूछा, अगर मैं ये रूट ना चलाऊं तो मुझे किस रूट पर भेजोगे? फोन के दूसरी तरफ बॉस भी काफी झिझक रहे थे। काफी देर चुप रहने के बाद बोले, तू भी जानता है कंपनी में हर रूट पर पहले से ड्राइवर लगे हुए हैं। फिलहाल कहीं जगह खाली नहीं है, लेकिन तेरे जैसे ड्राइवर को कहीं भी काम मिल जाएगा। मैं तुझे 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे दूंगा और अगर तू इसी रूट पर चलता रहा तो कमीशन में और 10% बढ़ा दूंगा। लेकिन एक लायबिलिटी वेवर साइन करना पड़ेगा। तू आराम से सोच ले और जल्दी मुझे जवाब दे देना। सच कहूं, मैं सब समझ रहा था। कंपनी ने मुझे शुरू से ही इसी रूट के लिए रखा था। बॉस ने कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। जो कमीशन बनता था वो हमेशा पूरा दिया। उस रात मेरा बेटा अपनी क्रच के सहारे किचन में मेरे लिए नूडल्स बना रहा था। मैं उसकी एक खाली लटकती हुई पैंट की टांग को देखकर अंदर ही अंदर टूट गया। मैंने उससे प्यार से कहा, बस थोड़ा और पैसा जमा हो जाए, मैं तुझे सबसे अच्छा प्रोस्थेटिक लेग लगवाऊंगा। टीवी पर दिखाया था आजकल के आर्टिफिशियल लेग्स बिल्कुल असली पैर जैसे काम करते हैं। पिछले कई सालों से वो स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा था। उसके साथ रहते रहते मैं भी थोड़ी साइन लैंग्वेज समझने लगा था। उसने हाथ से इशारा करके कहा, उसमें बहुत पैसे लगेंगे। मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया, ये सब बच्चों को सोचने की जरूरत नहीं होती। फिर मैंने पूछा, अगले महीने फिर डेंटिस्ट के पास जाना है ना? इस बार शायद लेफ्ट साइड के 2 मोलर्स क्राउन हो जाएंगे और राइट साइड वाले इम्प्लांट्स कब लग सकते हैं वो भी पूछ लेंगे। जब मैंने उसे सड़क से उठाया था, उसके दूध के सारे दांत किसी ने जड़ से निकाल दिए थे। मसूड़ों तक को नुकसान पहुंचाया गया था। बाद में जब परमानेंट टीथ आने की उम्र हुई तब भी कई दांत कभी निकले ही नहीं। खुशकिस्मती से आज की मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। कई सालों में हम धीरे धीरे उसके दांत लगवाते रहे। अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। मेरा बेटा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं भी कभी सड़क से उठाया गया बच्चा था। बस फर्क इतना था, मेरे हाथ पैर सलामत थे। इस बच्चे की किस्मत मुझसे भी ज्यादा बुरी थी। उस रात मैंने पिताजी की फोटो के सामने अगरबत्ती जलाई और लुदवान माउंटेन वाली रूट के बारे में उनसे मन ही मन पूछा। ये मेरी कई सालों की आदत थी। जब से पिताजी गुजर गए थे, जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता, मैं उनके सामने अगरबत्ती जरूर जलाता था। चाहे इस कंपनी में जॉब लेना हो या इसी रूट पर ट्रक चलाना या इस बच्चे को गोद लेना, हर बार मुझे लगता था जैसे पिताजी की मर्जी मेरे साथ है।
और जिस काम के लिए मुझे पिताजी की रजा मिल जाती उसे करने से मुझे कभी डर नहीं लगता था। उस रात अगरबत्ती बहुत तेज और सीधी जल रही थी। अगली सुबह मैंने बॉस को फोन किया और कहा, मैं ये रूट आगे भी चलाऊंगा। काम दोबारा शुरू होने से एक दिन पहले कंपनी के एक ड्राइवर का फोन आया। उसने कहा, सुनहाव की हालत बहुत खराब हो गई है, हम सब उसे देखने जा रहे हैं। एक वक्त का तंदुरुस्त जवान अब बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। हम उसके पास गए, लेकिन वो किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था। उसके मुंह से लफ्ज भी ठीक से नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो बार बार सिर्फ 3 शब्द बोल रहा था, ज़ैंग तोंगफा। बाकी लोग कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही मैंने ये नाम सुना, मेरे दिमाग में बिजली सी चमक गई। ये वही नाम था जिसे वो उस रोड साइड नूडल शॉप वाली औरत हमसे पूछ रही थी। मैं सुनहाव के सूखे हुए होंठों को देखते हुए सोचने लगा, शायद हम अब तक गलत डायरेक्शन में इलाज ढूंढ रहे थे। सबको लग रहा था उस पर किसी औरत की आत्मा का साया है, लेकिन किसी ने कभी ये सोचा ही नहीं कि असली राज शायद ज़ैंग तोंगफा नाम के आदमी में छुपा है। बॉस की पुलिस में थोड़ी पहचान थी। मैंने उन्हें ये नाम बताया। उन्होंने तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर से बात करवाई। जैसे ही उस ऑफिसर ने ज़ैंग तोंगफा का नाम सुना, वो तुरंत सीरियस हो गया। उसने सीधा पूछा, सच सच बताओ, इस ज़ैंग तोंगफा का तुम ट्रक ड्राइवर से क्या लेना देना है? कुछ साल पहले एक और बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर भी इसी नाम की तलाश में मेरे पास आया था। उसने कहा था, चाहे अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी खर्च करनी पड़े, बस इस आदमी को ढूंढना है। लेकिन उसने अपनी सारी सेविंग्स उड़ा दी और मरने तक भी उस आदमी का कोई पता नहीं लगा, क्योंकि इस नाम का कोई इंसान रिकॉर्ड में था ही नहीं। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या कहा आपने? उस ड्राइवर का नाम क्या था? ऑफिसर ने जवाब दिया, शायद चैन शोवोई। ये नाम सुनते ही मैं बिल्कुल जम गया। चैन शोवोई, ये तो मेरे पिताजी का नाम था। अचानक मुझे पिताजी के आखिरी साल याद आ गए। उस दौरान वो बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगे थे, हमेशा थके हुए रहते थे और अक्सर घर से बाहर ही रहते। मुझे लगता था सिर्फ ट्रक चलाने जाते हैं, लेकिन अब याद आ रहा था जैसे वो किसी और काम में भी दिन रात भाग दौड़ कर रहे थे। जब भी मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उस दिन के बाद से पिताजी की तबीयत दिन ब दिन और खराब होने लगी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, ये दिल और दिमाग की बीमारी है। ये खुद को माफ नहीं कर पा रहे। मैं कितना भी सोचता, मुझे समझ ही नहीं आता था, आखिर पिताजी का ज़ैंग तोंगफा से क्या रिश्ता था और वो उस आदमी को ढूंढने के लिए इतनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे थे। नए साल के बाद मैं फिर से पहले की तरह ट्रक चलाने लगा। उस दिन जब गोडाउन में सामान उतारा जा रहा था, मैं छांव में बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी अंदर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, साला, मेरे लिए लियांग सिटी जाने वाली गाड़ी मिली या नहीं? ओल्ड फैंग धीरे से समझाने लगे, सर थोड़ा और वेट कीजिए, लियांग सिटी जाने वाला ड्राइवर शाम तक ही आएगा। मैंने गेट की तरफ देखा। वहां एक एसयूवी खड़ी थी। लग रहा था उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। एक मैकेनिक उसके पार्ट्स खोलकर देख रहा था और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि गाड़ी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। मैं धीरे से पास गया। लगभग 50 साल का एक आदमी ओल्ड फैंग को बुरी तरह डांट रहा था, मेरा वक्त बहुत कीमती है, जल्दी कोई सोल्यूशन निकालो। ओल्ड फैंग बस बार बार सर झुकाकर बोल रहे थे, जी सर, मैं देख रहा हूं, अभी कुछ करता हूं। जैसे ही वो बाहर आए, मुझे देखते ही धीरे से गाली देते हुए बोले, साला हरामी, बस अपनी पावर दिखाता रहता है। मुझे क्यूरियोसिटी हुई। मैंने पूछा, ये आदमी कौन है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ओल्ड फैंग ने नफरत से मुंह बनाकर जवाब दिया, ये हाइजू चेंबर ऑफ कॉमर्स का बड़ा आदमी है, नाम है ज़ैंग तोंगफा। वैसे ये उसका असली नाम भी नहीं है, किसी को नहीं पता उसका असली नाम क्या है। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या ये वही ज़ैंग तोंगफा हो सकता है जिसके बारे में वो नूडल शॉप वाली औरत पूछ रही थी? मैंने तुरंत ओल्ड फैंग से उस आदमी का बैकग्राउंड पूछा। ओल्ड फैंग ने गुस्से में कहा, पहले ये पहाड़ों में लूट मार करता था, रास्ते रोककर लोगों को लूटता था, लेकिन 2 साल से उसने ये काम छोड़ दिया। पता नहीं किस बड़े आदमी का सहारा मिल गया, अब यहाँ ट्रांसपोर्ट यार्ड में आकर क्लीनिंग फी के नाम पर हफ्ता वसूल करता है। सीधी बात बोलूं तो ये प्रोटेक्शन मनी लेता है। मैंने तुरंत पूछा, क्या इसे लियांग सिटी जाना है? ओल्ड फैंग ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन इस वक्त लियांग सिटी जाने वाली कोई गाड़ी ही नहीं है। मैंने सिगरेट का गहरा कश लिया और अपनी मुट्ठी कसकर बोला, ओल्ड फैंग, इसे मेरी ट्रक में बिठा दो। ओल्ड फैंग हैरान रह गए, पागल हो गया है क्या? तेरी रूट तो लियांग सिटी की तरफ जाती ही नहीं। मैंने सिगरेट जमीन पर फेंककर पैर से कुचल दी और बोला, ज्यादा से ज्यादा मैं थोड़ा सा चक्कर लगा लूंगा,
हुलू जंक्शन तक ले जाकर उसे हाईवे पर उतार दूंगा, वहां से उसे आसानी से गाड़ी मिल जाएगी। ओल्ड फैंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया, खुशी से बोले, भाई तूने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उस दिन कई सालों बाद मैंने पहली बार अपने गुरुजी का सबसे बड़ा रूल तोड़ा और एक अनजान आदमी को अपनी ट्रक में बिठा लिया। रास्ते भर वो आदमी मुझसे बातें करता रहा। उसने पूछा, भाई 1 महीने में ट्रक चलाकर कितना कमा लेते हो? मैं हंसकर बोला, ज्यादा नहीं, बस घर चल जाता है। उसने मेरा सर देखते हुए कहा, मुझे लगता है तू मेहनती आदमी है, मेरे साथ काम करेगा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई मुझे ट्रक चलाने के अलावा कुछ नहीं आता, आप तो बड़े बिजनेसमैन लगते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं? वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, बस हिम्मत होनी चाहिए, हर जगह पैसा कमाने का मौका होता है, बस देखना ये होता है कि तुम में हिम्मत है या नहीं। ये बोलते हुए उसने अपनी शर्ट की स्लीव थोड़ी ऊपर की। मेरी नजर उसकी कलाई पर पड़ी, वहां गहरा पुराना निशान था। मैंने पूछा, भाई ये हाथ को क्या हुआ था? उसने तुरंत स्लीव नीचे कर ली और बोला, जवानी में पशुओं का बिजनेस करता था, एक छोटे कुत्ते ने काट लिया था। मैं उससे बातें करता हुआ सीधा लुडवान माउंटेन की तरफ ट्रक चलाता रहा। तभी उसने अचानक पूछा, भाई ये रास्ता तो गलत लग रहा है, ओल्ड फैंग ने नहीं बताया कि मुझे लियांग सिटी जाना है? मैं तुरंत हंस पड़ा, अरे भाई माफ करना, आदत से मजबूर हो गया हूं, हाईवे तक पहुंचते ही मैं गाड़ी घुमा दूंगा। जब हम लुडवान माउंटेन पहुंचे तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। पहाड़ी रोड पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और गाड़ियां भी बहुत कम थीं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था आज ट्रक पहले से बहुत ज्यादा भारी है। नॉर्मल दिनों में जब सामान डिलीवर हो जाता था तो वापस आते वक्त ट्रक बिल्कुल हल्का लगता था, लेकिन आज मुझे लग रहा था जैसे वापस आते वक्त ट्रक और भी ज्यादा भारी हो गया हो। मैं एक्सेलरेटर पूरा दबा रहा था, फिर भी ट्रक स्पीड नहीं पकड़ रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ये एहसास और तेज होता गया। वो आदमी अपनी जैकेट और कसकर लपेटने लगा, फिर नाक साफ करते हुए बोला, भाई तुम्हारे ट्रक का हीटर खराब है क्या? मुझे भी अजीब लग रहा था। हीटर पूरी स्पीड से चल रहा था, लेकिन ट्रक के अंदर फिर भी हड्डियां जमाने वाली ठंड थी। जबकि न्यू ईयर के बाद ही मैंने पूरी सर्विसिंग करवाई थी। हीटर बिल्कुल ठीक था। तभी बाहर दोबारा बारिश शुरू हो गई और बिना वजह मेरे दिल में बहुत तेज बेचैनी होने लगी। अचानक मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। मैं पलक झपक कर दोबारा देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस उसी एक पल में ट्रक अचानक एक तरफ झुक गया और अगले ही सेकंड मेरा कंट्रोल पूरी तरह छूट गया। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाता रहा, लेकिन ट्रक मेरी बात मान ही नहीं रहा था, सीधा नदी की तरफ जा रहा था। अगले ही पल ट्रक सीधा नदी में जा गिरा। उस आदमी की दर्दनाक चीख के साथ मेरी दुनिया उलट-पुलट हो गई। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। उस वक्त मुझे सच में लगा, आज मेरी मौत पक्की है। और अगर मैं कहूं कि मुझे डर नहीं लगा तो ये झूठ होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पिताजी की कोई वजह जरूर है। मेरी होश धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और उसी वक्त मैंने जैसे सच में पिताजी को देख लिया। वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट देखते ही मेरा दिल अचानक शांत हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, अगर पिताजी ने ये सब अरेंज किया है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मेरा शरीर धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता गया। पानी मेरी नाक और कानों में भरने लगा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। पता नहीं कितनी देर बीत गई। अचानक दूर एक रोशनी नजर आई। वो रोशनी धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी और जब वो करीब आई तो मैं सब कुछ साफ देख पाया। लुडोआन माउंटेन का वही रास्ता, वही पेट्रोल पंप और नॉर्थ ईस्ट वाले कोने में वही नूडल शॉप। आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था और उस वक्त एक छोटा सा ट्रक धीरे धीरे पेट्रोल पंप के अंदर घुस रहा था। मैंने एक ही नजर में पहचान लिया, ये ट्रक मेरे पिताजी का था। पिताजी के गुजरने से पहले के सिर्फ 2 सालों में उनके आधे से ज्यादा बाल सफेद हो गए थे। वो बहुत बूढ़े और कमजोर लगने लगे थे, लेकिन इस वक्त मेरे सामने खड़े पिताजी बिल्कुल जवान थे। चेहरे पर जोश था, आंखों में उम्मीद थी। इतने सालों बाद उन्हें दोबारा देखकर मेरे दिल में अजीब सी लहर उठ गई। पिताजी बड़े मजे से सूअर के पेट वाली नूडल्स खा रहे थे। उनके पास ही एक छोटा लड़का बैठकर ड्राइंग बना रहा था। पिताजी ने उसके सर पर हाथ फेरा। इस बच्चे को देखकर ही लगता है ये बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा, जरूर कॉलेज जाएगा। किचन से वो औरत मुस्कुराते हुए बाहर आई। हम जैसे आम लोग ना अमीर बनना चाहते हैं, ना कोई बड़ा सपना देखते हैं। बस इतना चाहते हैं कि मेरा बेटा हमेशा सुरक्षित रहे और एक अच्छा इंसान बनकर बड़ा हो। वो टेबल साफ करने लगी,
फिर पिताजी की कुर्सी पर रखी जैकेट उठाई और बोली, भैया चंग, आपकी जैकेट इतनी बुरी तरह फट गई है, इसमें तो हवा सीधी अंदर जाती होगी। ऐसा मत पहना कीजिए, लाइए मैं सिल देती हूं, आप आराम से खाइए। पिताजी हंस पड़े। अरे मैं इतना भी नाजुक नहीं हूं, आपको तकलीफ होगी। औरत ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, आप हमेशा मेरी और मेरे बेटे की मदद करते हैं, ये तो सिर्फ छोटी सी बात है। ये कहकर उसने बच्चे के गाल को प्यार से छुआ और बोली, मां अंकल की जैकेट सिलकर आती है, तुम अच्छे बच्चे बनकर यहीं रहना। तभी अचानक जोर की बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी अचानक आई कि पिताजी तुरंत खड़े हो गए। अरे, ट्रक पर अभी तक तरपाल नहीं डाला? ये बोलकर वो भागते हुए बाहर निकल गए। जब वो तरपाल लगाकर वापस आए, तब तक वो औरत भी सिली हुई जैकेट लेकर बाहर आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही जम गए। अगला ही पल दोनों को एहसास हुआ, बच्चा गायब हो चुका था। मेरे सामने सब कुछ अचानक अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद सब दोबारा रोशन हुआ, लेकिन इस बार सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड की तरह चलने लगा। बाहर लोग आते जाते रहे, मौसम बदलते रहे। स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, साल पे साल गुजरने लगे। वो औरत धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होती गई। हर रोज हाथ में एक फोटा लेकर लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछती। एक दिन 2 आदमी उस नूडल शॉप में आए। उनमें से एक ने फोटो देखी और बोला, ये बच्चा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, बिल्कुल उस बच्चे जैसा जिसे कुछ दिन पहले ज़ेंग तोंगफा अपने साथ ले जा रहा था। दूसरे आदमी ने तुरंत उसे आंख दिखाई। पागल हो गया क्या? उस शैतान से पंगा लेगा? बकवास मत कर। ये कहकर उसने फोटो तुरंत औरत को वापस दे दी और दोनों डर कर भाग गए। वो औरत उनके पीछे भागती रही, जोर जोर से चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। सालों तक उस फोटो का रंग उड़ता गया और बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब उस फोटो से किसी को पहचानना नामुमकिन था। आखिर में उस औरत के पास सिर्फ एक ही चीज बची, एक नाम, जिसका असली होना भी पक्का नहीं था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे झुर्रियां आ गईं। हर रात वो पहाड़ के बीच बैठकर सिगरेट पीती, शराब पीती और हर गुजरते आदमी से पूछती, क्या तुम ज़ेंग तोंगफा को जानते हो? रास्ते से गुजरते ज्यादातर आदमी उसका फायदा उठाते, उसके साथ बदतमीजी करते। शुरू में वो विरोध करती थी, लेकिन जैसे ही कोई ज़ेंग तोंगफा का नाम लेता, वो चुप हो जाती, सब सह लेती। शायद उसे भी पता था लोग उससे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हर बार उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग जाती। बस कोई उससे 2 बातें कर लेता तो वो उसी को अपनी आखिरी उम्मीद मान लेती। बाद में उसे धोखा देने वाले लोग भी कम होते गए। एक दिन बर्फीली सर्दी में वो पागल सी औरत सिर्फ एक पतली सी शर्ट पहने दौड़ती चली जा रही थी। उसने उस पुरानी फोटो को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। वो दौड़ती रही और अचानक नदी के किनारे जम चुके बर्फ के गड्ढे में गिर गई। उसके बाद वो फोटो पानी की सतह पर तैरने लगी और धीरे धीरे उसका चेहरा साफ दिखने लगा। फोटो में वही बच्चा साफ सुथरे कपड़ों में कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहा था। फ्लाईओवर पर जिस बच्चे को मैंने देखा था उससे बिल्कुल अलग, जैसे दोनों अलग ही लोग हों। जब मैं पानी के बिल्कुल तल तक डूबने वाला था, तभी किसी ने मुझे जोर से ऊपर खींच लिया। जब मेरी आंख खुली, मैं हॉस्पिटल में था। वार्ड के बाहर 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। पुलिस से मुझे पता चला कि ज़ेंग तोंगफा का असली नाम ज़ेंग फू था। वो सालों तक हर तरह के जुर्म करता रहा, चोरी, लूट, औरतों और बच्चों की ट्रैफिकिंग। पुलिस कई सालों से उसकी तलाश में थी। पुलिस को नदी के तल से एक और औरत का पुराना स्केलेटन भी मिला, जो कई साल पहले मर चुकी थी। मैं उस स्केलेटन को लेने खुद गया और उसके लिए एक अच्छी जगह पर कब्रिस्तान में दफन करवाया। कुछ ही दिन बाद मेरे बेटे का नया आर्टिफिशियल लेग भी लग गया। चलते वक्त अब भी हल्का सा लंगड़ाता था, लेकिन अब उसे क्रच की जरूरत नहीं थी। जिस दिन उसके आखिरी सिरामिक दांत लग गए, मैं उसके लिए नए कपड़े खरीद कर ले आया। मुझे ज़ेंग तोंगफा की कलाई पर बने गहरे निशान याद आ गए। मेरा दिल जैसे चाकू से कटने लगा। जिन इंसानों ने मेरे बेटे के सारे दांत तोड़ दिए थे, आखिरकार पापा ने उसके लिए नए दांत लगवा ही दिए। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। मैंने पिताजी के सामने अगरबत्ती जलाई और अपने बेटे का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। मेरे बेटे ने साइन लैंग्वेज में पूछा, पापा, बारिश हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने बस इतना कहा, ज्यादा मत पूछ, गाड़ी में बैठ जा। कुछ देर बाद मैं उसे एक नई बनी हुई कब्र के सामने ले गया। उस कब्र का पत्थर मैंने उस औरत के बेटे के नाम से बनवाया था, लेकिन क्योंकि मुझे उसका असली नाम नहीं पता था, इसलिए उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने एक सिगरेट जलाई, अपने बेटे की तरफ देखा और धीरे से कहा, घुटनों के बल बैठ जाओ और अपनी मां को प्रणाम करो।
मेरा बेटा मेरी तरफ देखता रह गया। कुछ पल के लिए वो पूरी तरह सन्न रह गया। उस लड़के ने ग्रेवस्टोन पर लिखा हुआ इरेक्टेड बाय वाला नाम देखा। उसकी आंखों के अंदर एक साथ हजारों इमोशंस वार आए और अगले ही पल धप, वो सीधा घुटनों के बल बैठ गया। मैंने प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा, फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें अब भी अपनी मां का नाम याद है? उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर उसने धीरे से सर हिला दिया। आखिर जब वो सिर्फ 4 या 5 साल का था, तब इतनी छोटी उम्र में सब कुछ याद रख पाना मुमकिन ही नहीं था। मैं अपने बेटे को मां की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठकर बार बार प्रणाम करते देखता रहा। उस पल मुझे लगा जैसे वक्त ही धीरे चलने लगा हो। मेरी आंखों के सामने बार बार उस पुराने फ्लाईओवर का सीन फ्लैश होने लगा। धीरे धीरे 3 अलग अलग तस्वीरें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लगीं। फोटो में मुस्कुराता हुआ साफ सुथरा बच्चा, फ्लाईओवर पर भीख मांगने वाला बच्चा और मेरा आज का बेटा, तीनों धीरे धीरे एक ही शख्स की तरह नजर आने लगे। घर वापस लौटते वक्त बॉस का फोन आया। उसने कहा, सुन हाउ चला गया, जल्दी आ जाओ, यहां थोड़ी मदद चाहिए। मैं और कंपनी के कुछ ट्रक ड्राइवर्स मिलकर कई दिनों तक उसके फ्यूनरल की सारी अरेंजमेंट्स करते रहे। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद जिंदगी फिर से पहले की तरह चलती रही। रात को जब भी मैं लूडवान माउंटेन वाले रूट से ट्रक चलाता और पहाड़ के बीच तक पहुंचता, मैं हमेशा ट्रक रोक देता। मैं गाड़ी से उतरकर पहाड़ी रूट के किनारे बैठ जाता। ठंडी हवा लगातार जोर जोर से चलती रहती। मैं एक सिगरेट जलाता, दूर अंधेरे में टिमटिमाती हुई उस छोटी सी रोशनी को देखकर धीरे से कहता, अब तुम फिक्र मत करना, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। मेरी बात खत्म होते ही दूर चमक रही वो छोटी सी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद कई सालों तक मैं हमेशा उसी रूट पर ट्रक चलाता रहा, लेकिन मेरी उस औरत से दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद उस रूट पर दोबारा कभी भी कोई अजीब या पैरानॉर्मल घटना नहीं हुई।